हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका PYQ एकेडमी में। हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के पेपर हैं। और यह आज का वीडियो जो है वो CDP से रिलेटेड है। 22 दिसंबर के पेपर हैं, ये 22 दिसंबर 2021 को हुआ था। और आज की इस वीडियो में हम CDP के पूरे 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी हमने कई पेपर को सॉल्व करा दिया है दोस्तों। अगर आप देखना चाहें तो चैनल पर जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, हमारे साथ पूरे प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को एनालिसिस करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज का जो पेपर है हिंदी और संस्कृत लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा पहला प्रश्न यहाँ आ गया है। पहला प्रश्न है विकास हमारा पहला प्रश्न है, विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है। ऑप्शन है संवेगात्मक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र या फिर शारीरिक क्षेत्र। तो बौद्धिक सामर्थ्यों से जुड़ा हुआ जो समस्या समाधान होता है वो संज्ञानात्मक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। और ये जो है वो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने ध्यान, स्मृति और समस्या समाधान पर बौद्धिक सामर्थ्यों की बात भी की है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न आ रहा है। हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों, सारा ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? ऑप्शन है विकास एक आयामी है, विकास की दिशा शीर्षगामी है, विकास की दिशा अधोगामी है या फिर विकास का एक क्रम अनिश्चित है। विकास का क्रम अनिश्चित है। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, विकास की दिशा शीर्षगामी है। यानी यह सेफलोकोडल विकास से जुड़ा हुआ है जो कि सिर से पैर की ओर इस विकास में हमारा विकास होता है। अगला प्रश्न है, बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? ऑप्शन है केवल आनुवंशिकता का, केवल वातावरण का, विद्यालय और शिक्षा का या फिर आनुवंशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट है। आनुवंशिकता और वातावरण यानी कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों का हमारे विकास पर प्रभाव पड़ता है 50-50, यानी कि परस्पर अंतःक्रिया, यानी कि एक दूसरे से यह जुड़े हुए हैं आनुवंशिकता और वातावरण। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक सामाजिकरण का प्राथमिक कारक नहीं है? तो ऑप्शन है परिवार, आस पड़ोस, समकक्षी और सरकार। तो इनमें से कौन सा जो कारक है वो प्राथमिक कारक नहीं है? परिवार, आस पड़ोस और समकक्षी जो है यानी हमारे रिश्तेदार नाते होते हैं वो हमारे प्राइमरी कारक के अंतर्गत आते हैं। और सरकार जो है वो सेकेंडरी कारक यानी कि द्वितीयक के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि नैतिक विकास से जुड़ा है। हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने विकास के किन अवस्थाओं को प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन है नैतिक विकास, सामाजिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास या फिर व्यक्तिगत विकास। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास की बात की है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ हमारा राइट होता है। इसमें उन्होंने हाइंस की दुविधा पर बच्चों से प्रश्न किया था और उनको अपनी चर्चा में शामिल किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उसके माप के अनुसार वर्गीकृत किया। फिर उसने सभी समूहों के बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के किस चरण में है? तो लीला जो है वो विकास के मूर्त संक्रियात्मक चरण में है। इस अवस्था में बच्चे समूहों में वर्गीकृत करना जान जाते हैं। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो जीन पियाजे के 3rd स्टेज से जुड़ा हुआ है। तो यह पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है हमारे आने वाली सीटेट एग्जाम के लिए भी। अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको डैश कहते हैं। उसके क्या कहते हैं? ऑप्शन है आत्मसातीकरण, समायोजन, केंद्रीयता या फिर संरक्षणता। तो यह आत्मसातीकरण है। इसमें बच्चे अपने अनुभवों को वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं यानी कि समायोजित कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को डैश कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है। तो लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को क्या तर्क देते हैं, उसे किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है मनोगतिशील, मनोलैंगिक, सामाजिक सांस्कृतिक या फिर ऑप्शन 4 है
चौथा ऑप्शन है व्यवहारात्मक। तो यहाँ सामाजिक सांस्कृतिक विकास की बात लेव वाइगोस्की ने की है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है हमारा। वाइगोस्की ने सामाजिक संस्कृति यानी उन्होंने कहा कि बच्चे समाज में रहकर ही सीखते हैं और उन्होंने इस पर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकटस्थ क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है। तो यहाँ जो अध्यापिका है वो पाठ का प्रयोग कर रही है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो गया। यह लेव वाइगोस्की से जुड़ा हुआ प्रश्न है, उन्हीं के सामाजिक सिद्धांत के अनुसार उन्होंने पाठ की बात की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रगतिशील कक्षा में। ऑप्शन है शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है, विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, या फिर अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा छात्रों के शिक्षण को दिशा देता है। तो यहाँ राइट ऑप्शन 3 होगा, विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं प्रगतिशील शिक्षा में। यहाँ ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 3 सही है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पर डैश बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरे के मनोदशाओं, स्वभावों और आशयों को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। तो दूसरे के मनोभाव को हम किस के द्वारा प्रतिपादित करते हैं। ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक, स्थानिक या फिर तार्किक गणितीय। तो यह अंतर्वैयक्तिक यानी कि इंटरपर्सनल थ्योरी से जुड़ा हुआ है, जो कि हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा जो उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की है उसी के अंतर्गत आता है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कौशल है, इसमें हम दूसरों के मनोदशाओं, स्वभाव को पहचानते हैं, और अंतरावैयक्तिक जो है उसमें हम स्वयं के मनोभाव की दिशा प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि ऑप्शन है प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को उनके घर या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही उपयोग होना चाहिए, यह गलत है। शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम के प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, ये भी गलत है। और चौथा ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि हमारा यहाँ राइट ऑप्शन जो है वो पहला ही है, बच्चों को प्राथमिक स्थानीय स्तर पर उनकी भाषा में समझाया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कों को प्राथमिकता देता है, तो यह क्या सूचित करता है। जेंडर स्थायित्व, जेंडर पहचान, जेंडर समानता या फिर जेंडर रूढ़िवादिता। तो यह जेंडर रूढ़िवादिता को पहचान कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। अगला क्वेश्चन है सतत और व्यापक, यह क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है। ऑप्शन है मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना, ये तो सही है। शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना, ये भी सही है। बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना, ये तो सही है, परंतु उन्हें श्रेणीबद्ध हम नहीं कर सकते, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जा रहा है। शिक्षकों को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना, ये भी सही है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है हमारे। तीसरा जो है वो गलत है, क्योंकि विद्यार्थियों को हमें श्रेणीबद्ध नहीं करना है, उन्हें समावेशी शिक्षा की बात की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी NEP 2020 से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए। ऑप्शन है मुख्य रूप से रटने के कौशलों पर परीक्षण करना, ये तो गलत है। केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी गलत है। तीसरा है सभी विद्यार्थियों को उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। चौथा है विद्यार्थियों का वर्ष के अंतर में परीक्षा के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक अध्ययन पर विकास करना, तो केवल जो दे देते था वो गलत है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया है। तो भारतीय संसद ने जो है वो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए हाल ही में ऑप्शन नंबर 2 है निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम पारित किया है। ये जो अधिनियम है वो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा के समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है।
तो प्राथमिक शिक्षा में समावेशन की भावना का कौन सा कथन वर्णन कर रहा है? ऑप्शन है शिक्षक केवल मानक और एक ही तरह की भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देता है, यह गलत है। शिक्षक कुछ जाति समूह के बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह रखता है, ये भी गलत है। तीसरा है शिक्षक को विशेष बौद्धिक शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन सही है, सांस्कृतिक और उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र पर ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है? तो यहाँ जो है शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद रखते हैं, ये तो सही है। सतर्क हैं और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं, ये भी सही है। त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन जो है वो बिल्कुल सही है प्रतिभाशाली छात्रों के बारे में, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन 3 हो गया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधिता से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, बाकी 3 हैं। तो ऑप्शन है प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना व पढ़ना, ये तो सही है। 3 आयामी नक्शे और चार्ट, ये भी सही है। तीसरा है ऐसी किताबें और बोर्ड जिनको छुए या महसूस किया जा सकता है, ये भी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 जो है दिशात्मक प्रस्तुतिकरण के लिए कंप्यूटर का उपयोग, ये तो बिल्कुल गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ वहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन और तर्क से जुड़ा हुआ कथन है ये, यानी कि प्रश्न है, क्वेश्चन है। अभिकथन ए है शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराने चाहिए, ये तो बिल्कुल सही कथन है। और तर्क है सभी बच्चे सीखने की क्षमता होती है, ये दोनों कथन हमारा जो है वो बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 ही राइट हो गया। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखता है, परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बता सकती है? बाहरी अधिकारिता में जो विद्यार्थी विश्वास करता है तो अपनी असफलता में किसे दोष देगी? योग्यता की कमी को, तैयारी की कमी को, त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण को, या फिर बुरी किस्मत को? तो यहाँ जो बुरी किस्मत है इसे ही हम बाहरी अधिकारिता के रूप में जानते हैं, और योग्यता की कमी, तैयारी की कमी, त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण जो है वो आंतरिक रूप से प्रेरित विद्यार्थी उसे दोष देंगे। तो यहाँ राइट ऑप्शन 4 हो गया। बुरी किस्मत को बाहरी अभिप्रेरणा से जुड़े हुए छात्र दोष देंगे। अगला क्वेश्चन है प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन है अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि, सही है। जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके, ये भी सही है। एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों का समूह में रखना, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, समूह में विद्यार्थियों को नहीं रख सकते। आकलन की विभिन्न विधियाँ, ये भी सही है। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 तीनों कथन जो है वो सही है प्रगतिशील विद्यार्थी के बारे में। तो यहाँ हमारा जो तीसरा नंबर ऑप्शन दे रखा है, पहला, दूसरा और चौथा, यही सही है हमारा। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को। प्रगतिशील कक्षा में प्रभावी वातावरण के लिए दे रखा है कि किन तरीकों पर हमें ध्यान रखना चाहिए। तो पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 तरीके जो हैं यही महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों को हम समूह में नहीं बांट सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है? क्वेश्चन नंबर 23 है। तो सहगामी अधिगम युक्ति क्या है? ढालना, क्रमबद्धता, सामाजिक पृथक्करण, या फिर पारस्परिक रूप से प्रश्न पूछना? तो ऑप्शन नंबर 4 ही सही है, पारस्परिक रूप से प्रश्न करना सहगामी अधिगम युक्ति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए विभिन्न धारिताओं वाले बर्तन दिए। फराह ने अपने विद्यार्थियों को कूड़े के यांत्रिक कार्य बनाने की संभावनाओं पर मानस मंथन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? ऑप्शन है व्यवहारवाद, रचनावाद, स्पष्ट अनुदेशन, या फिर सक्रिय अनुकूलन। तो जो दोनों अध्यापक हैं वो संरचनावाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इसी रणनीति का वो प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण से जुड़ा हुआ। कथन ए है शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कथन कारण आर संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 आ गया दोस्तों यहाँ। तो क्वेश्चन है शैक्षणिक कार्यों में बच्चे द्वारा की गई त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या है?
ऑप्शन है केवल विद्यार्थियों के बौद्धिक क्षमताओं का आकलन करने में प्रासंगिक है। शिक्षण प्रक्रिया में केवल शिक्षक की दक्षता का पता लगाने के लिए प्रासंगिक है। शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है। या फिर शिक्षण का सीखने में संबंधित किसी भी क्षेत्र के लिए प्रासंगिक नहीं है। तो केवल जहाँ दे दिए ये तो नेगेटिव वर्ड में आ गया दोस्तों, इसलिए ऑप्शन 3 सही है। शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए भी प्रासंगिक है। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है। ऑप्शन है प्रासंज्ञान, विश्लेषण या फिर मनन। तो समालोचनात्मक चिंतन में जो है ये तीनों शामिल है, प्रासंज्ञान, विश्लेषण और मनन। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही राइट हो गया। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 पर हम लोग आ गए हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 है, अनीता जो कि चौथी कक्षा की अध्यापिका है, अपनी कक्षा में ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां कोई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे विषय में उकताहट महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में उसे क्या करनी चाहिए। ऑप्शन है इन विद्यार्थियों को अनदेखी करे और विषय वस्तु को पढ़ाना जारी रखें, इन विद्यार्थियों को दंडित करे, उनके सूचना माता पिता को दे, या फिर पाठ के विषय वस्तु को पढ़ाने के तरीके पर पुनः चिंतित करें। तो पाठ्य में विषय वस्तु को पढ़ाने पर चिंतन करना ही सही है, क्योंकि विद्यार्थी यहाँ उसके पढ़ाने से असहज महसूस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन है जो विद्यार्थी सबसे पहले कार्य खत्म कर लेंगे उन्हें 5 सितारे मिलेंगे। मैं देखती हूँ कि कौन प्रथम आता है आती है, कौन सबसे अधिक स्मार्ट है, या फिर इस पर काम कितना मज़ेदार है, इस पर काम करना कितना मज़ेदार है, चलो देखते हैं इस गतिविधि में क्या सीख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, क्योंकि यहाँ बच्चों को गतिविधि के रूप में शामिल किया गया है, तो इसलिए सही है ऑप्शन नंबर 3। लास्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, सीखने की गति डैश है। तो सीखने की गति क्या है। ऑप्शन है पूरी तरह व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर है, पूरी तरह पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर है, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों को परस्पर क्रिया पर निर्भर है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, सीखने की गति जो है व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की परस्पर क्रिया पर निर्भर है। चौथा ऑप्शन भी गलत है, यहाँ दोनों से स्वतंत्र नहीं है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो था पूरे 22 दिसंबर के पूरे 30 प्रश्नों से जुड़ा था, इसलिए आप सभी को पसंद जरूर आया होगा। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, तो हमारे साथ पूरे प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें।